नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। कानून की गिरफ्त से भाग रहे आसाराम के समर्थकों ने आज सारी हदें तोड़ दी। जोधपुर में आसाराम के आश्रम में IBN 7 की टीम पर आसाराम के समर्थकों ने जानलेवा हमला किया और इस हमले में आसाराम यौन शोषण मामले को लगातार कवर कर रहे IBN 7 के संवाददाता मेरे सहयोगी भवानी सिंह, कैमरा पर्सन मनीष जुल्का और असिस्टेंट कैमरामैन श्याम सिंह घायल हो गए। असिस्टेंट कैमरामैन श्याम सिंह इस वक्त ICU में भर्ती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आसाराम और उनके समर्थकों को कानून का कोई खौफ नहीं? क्या कानून का राज आसाराम पर नहीं चलता? और आखिर मीडिया की आवाज दबाकर क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं आसाराम और उनके समर्थक? आस्था की आड़ में समर्थकों का आतंक और बेबाक बेखौफ मीडिया की आवाज दबाने का षड्यंत्र। जोधपुर में आसाराम के चेलों ने IBN 7 की टीम पर हमला बोल दिया। यह हमला मामूली नहीं था। IBN 7 के संवाददाता भवानी सिंह, कैमरामैन मनीष जुल्का और कैमरा असिस्टेंट श्याम सिंह बुरी तरह घायल हो गए। श्याम सिंह को तो बाद में जोधपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यहां तक कि हमारे कैमरे और दूसरे उपकरण भी छीन कर तोड़े। जब ये जानकारी मिली कि देश भर से उनके समर्थक यहाँ पर आ रहे हैं और जैसे ही हम कैमरा ऑन करके और जैसे कवरेज करने लगे, उसी दौरान उनके समर्थक जो आश्रम से निकल कर आए और पीछे से यहाँ पर तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पर हम पर हमला बोल दिया। हमारा कैमरा छीन लिया गया, माइक छीन लिया गया। उसके बाद में हम पर जमकर टूट पड़े। उन्होंने हमारे साथ जमकर मारपीट किया। मैं अपने विजुअल ले रहा था, विजुअल मैंने बनाया, भवानी का मैंने पीस 2 करवाया। उसी दरमियान मेरे पीछे से कुछ लोगों ने अटैक करा है, इधर भवानी पे एकदम से अटैक करा है, जो उनका लोगों ने प्लान बनाया हुआ था कि इनके ऊपर अटैक कीजिए। दरअसल जोधपुर का ये वही आश्रम है जहां आरोपों के मुताबिक आसाराम ने नाबालिग के साथ यौन शोषण किया। आसाराम के पेशी की मियाद खत्म होने के बाद उनकी गिरफ्तारी की खबर गर्म थी। इस दौरान आसाराम के समर्थक जोधपुर में बड़ी तादाद में इकट्ठा होने लगे। जब इन समर्थकों ने IBN 7 की टीम को देखा तो बौखलाकर उन पर हमला बोल दिया। हैरत की बात है कि बड़ी तादाद में आसाराम के समर्थक वहां बसों में लाए जा रहे थे। बावजूद इसके सरकार की ओर से वहां कोई रोक टोक नहीं थी। बाद में मुख्यमंत्री ये कहते हुए सामने आए कि कानून अपना काम करेगा। ये काम पुलिस का काम है। मैं बार बार कहता हूं कि तफ्तीश में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। पुलिस अपना काम करे, निष्पक्ष काम करे, कोई दबाव में काम नहीं करे और कानून के अनुसार वो कार्रवाई करे। IBN 7 की टीम पर हमले की खबर पर पूरे देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई। मीडिया संगठन और बुद्धिजीवियों ने इस घटना की निंदा की। दबाव बढ़ने पर पुलिस सक्रिय हुई और 6 लोग पकड़े गए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि उनके समर्थकों ने मीडिया पर हमला किया। इससे पहले अहमदाबाद, मुंबई, ठाणे, भदोही और गाजियाबाद में भी मीडियाकर्मी आसाराम और उनके समर्थकों के गुस्से का शिकार हो चुके हैं। उनकी यही फितरत एक बार फिर सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल हैं। पहला सवाल, आसाराम के समर्थकों ने IBN 7 की टीम को निशाना क्यों बनाया? क्या आसाराम को मीडिया में दिखाया जा रहा सच मंजूर नहीं है? तीसरा सवाल, नाबालिग से यौन शोषण के गंभीर आरोप के 12 दिन बाद भी आसाराम आजाद क्यों है? आसाराम गिरफ्तारी से बच रहे हैं या फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारें उन्हें बचा रही हैं? इसमें सियासत भी है क्या? और क्या आसाराम के समर्थक भी राज्य सरकार का ढुलमुल रवैया देखकर अराजक हो रहे हैं? ये 5वां और आखिरी सवाल। और जाहिर है आसाराम समर्थकों की गुंडागर्दी हदें पार कर रही है और आसाराम को गिरफ्तार ना होने से उनके हौसले और बुलंद हो गए। हमारा एजेंडा साफ है, आसाराम जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अहमदाबाद से कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल, मुंबई से बीजेपी की शाइना NC, सनातन संस्था के प्रवक्ता अभय वर्तक, यूपी के पूर्व DGP रह चुके हैं, मेरे साथ स्टूडियो में हैं विक्रम सिंह साहब, और हमारे एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई। राजदीप, अब ये हमला एक सिलसिला बन गया है लगभग, ये इक्का दुक्का हमले तक बात महदूद नहीं रह गई है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए संदीप, ये केवल आसाराम ही नहीं, जितने भी ये गॉडमैन है या जो लोग सत्ता में होकर इस तरह की हरकतें करते हैं और दुनिया को नहीं दिखाना चाहते, जब मीडिया उनको अपना आईना दिखाती है तो ये एक तरह से बौखला जाते हैं। ये उनकी बौखलाहट, उनका डर का प्रतीक है। और जब आदमी डरा हुआ होता है
तो वो कायरता से काम करता है। और मुझे लगता है जिस तरह से उनके समर्थकों ने एक तरह से रूल ऑफ लॉ को अपने हाथ में लिया है, ये उनकी कायरता का निशान है। और ये बात भी है संदीप की बार बार जब भी कोई संगठन इस तरह की घटना करता है तो कानूनी कार्रवाई उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव के अंडर या उनके जो समर्थकों के दबाव के अंडर आकर उनको बचा लेती है। और इसीलिए ऐसे लोगों को लगता है कि कानून उनके लंबे हाथ उन तक नहीं पहुंच सकते। कानून के हाथ मामूली नागरिक के साथ को पकड़ सकते हैं, लेकिन ये जो बड़े सेल्फ स्टाइल गॉडमैन है वो समझते हैं वो कानून के ऊपर है। और यही वजह है कि उनके जो समर्थक है वो समझते हैं कि वो मीडिया की आवाज दबा सकते हैं, वो किसी की भी आवाज दबा सकते हैं, क्योंकि कानून उनके हाथ में है। वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अपने आप को समझने लगे हैं। यानी कि कानून मेरे ठेंगे पर, ये एक मानसिकता और ज्यादा प्रबल होती दिख रही है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह क्या यह है कि आसाराम पर आप हाथ नहीं लगाएंगे तो समर्थक भी बेखौफ होंगे। आपने कहा डर के साथ साथ कि कानून का डर नहीं है। अगर मैं ये जोड़ दूं तो क्या मैं गलत हूं? बिल्कुल, मुझे लगता है देखिए आप इस बात को देखिए कि आसाराम खुद पुलिस के सामने नहीं आना चाहते, वहां वो डरते हैं। लेकिन जो उनके समर्थक हैं जब वो पत्थरबाजी करते हैं मीडिया पर, तब उनको कोई डर क्यों नहीं लगता? उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मीडिया जो है वो उनको लगातार एक्सपोज कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया ने उनको विछंड करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया ने कहना चाहिए कि आसाराम दोषी है, लेकिन अगर आसाराम वाकई निर्दोष है तो वो पुलिस के सामने क्यों नहीं आते? इतने दिनों से डरते क्यों हैं? और उनके डर में कहीं ना कहीं मुझे लगता है सत्य छुपा है कि वो जो सत्य लोगों के सामने आना चाहिए कि आसाराम जो है वो कोई गॉडमैन नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ गंभीर आरोप है। ये जो सत्य अब लोगों के सामने आ रहा है, जैसे ही वो मीडिया चैनल्स लोगों के सामने लाते हैं, तो अंग्रेजी में कहावत है, जब आप संदेश को खत्म नहीं कर सकते तो संदेश देने वाले व्यक्ति को खत्म कर लो। शूट द मैसेंजर, कैनॉट शूट द मैसेज, शूट द मैसेंजर। यही हो रहा है आसाराम बापू, या मैं बापू भी नहीं कहूंगा अब उनको, आसाराम के खिलाफ। बिल्कुल, आसाराम डरा हुआ है, आप ये कह रहे हैं राजदीप, लेकिन पुलिस क्यों डरी हुई है विक्रम सिंह? इस बात 12 दिन हो गए, हाथ नहीं लगा पा रही है पुलिस। इस बात का उत्तर पुलिस और विवेचकों को देना होगा कि इस विलंब के कारण क्या है, क्योंकि इस विलंब के परिणाम स्वरूप उनकी विश्वसनीयता पर, कार्यदक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान की क्लिप दिखाई, उन्होंने कहा पुलिस के ऊपर कोई दबाव नहीं है। अगर दबाव नहीं है तो प्रश्न नंबर 1, क्या उनके अगर सवालों का जवाब नहीं दिया गया तो पुलिस के पास जो विकल्प थे, पूछताछ, गिरफ्तारी और कुर्की, उसके बारे में उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की? नंबर 2 बस लोड अगर पुलिस वाले आज आश्रम में गए तो ये अपेक्षा की जा सकती थी कि उनके द्वारा कोई वैधानिक कार्रवाई की जाए, लेकिन उनके द्वारा कोई भी वैधानिक कार्रवाई अगर नहीं की गई। आप डीजीपी रहे हैं, ये ऊपर से इशारा हो रहा है, ऊपर से दबाव बन रहा है कि नहीं, दिखावे के लिए कार्रवाई करते रहो, अभी देखते हैं हम आखिरी फैसला क्या लेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा संदीप जी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अगर आपको कोई कार्रवाई करनी होती है तो आपको किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है। आप नहीं, पुलिस जब दिखाना चाहती है, कार्रवाई करना चाहती है, महज जो पांचों के पांचों आरोपी महज 60 घंटे के भीतर सबके सब गिरफ्तार कर लिए गए। आप दिल्ली गैंग रेप की बात कर लीजिए, वहां पर 6 दिन में गिरफ्तारी हो गई थी। जब पुलिस कार्रवाई करना चाहती है, कर सकती है और करती है, लेकिन अगर हमें दिखाना है कि हमें चलना बहुत है, पहुंचना कहीं नहीं है, तो इस प्रकार की कार्रवाई होती है कि हम पूरी नाटकीयता के साथ एक स्वांग और आडंबर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अंतोगत्वा उसका परिणाम कुछ नहीं निकलता है। क्या हमारे अगर जो हमने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर अगर नहीं मिला तो कानून हमें यह आदेश और अधिकार दोनों देता है कि हम अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करें। बिल्कुल कानून, हम वारंट निकलवा सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं, हम इसके अलावा और भी कुर्की की कार्रवाई 82-83 सीआरपीसी के अंतर्गत कर सकते हैं। तीनों के अभाव में अगर यह प्रिजम्पशन रखा जाए कि पुलिस ढुलमुल रवैया अपना रही है तो यह अतिशयोक्ति और गलत नहीं होगा। बिल्कुल गलत नहीं होगा। शक्ति सिंह गोहिल साहब, क्या सरकार, और मैं यहां पर सीधे सीधे राजस्थान सरकार की बात आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी की वहां पर सरकार है, क्या स्वांग और आडंबर रचा जा रहा है कार्रवाई के नाम पर, जो शब्द विक्रम सिंह जी ने इस्तेमाल किए? देखिए पंडित जी, ऐसे मामलों में कहीं पर भी राजनीति नहीं होनी चाहिए और उससे ऊपर उठ के न्याय की बात होनी चाहिए। मैं आपको 2 बातें। शक्ति सिंह गोहिल साहब, आपके पास मैं लौटता हूं। थोड़ी सी आवाज में दिक्कत आ रही है, लेकिन यही सवाल अगर शाइना एनसी में आपसे भी पूछूं,
राजस्थान सरकार तक ये महदूद नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार में, इंदौर में इस वक्त हैं भी नहीं भी मालूम नहीं। अलग अलग बयान आ रहे हैं आज पूरे दिन। मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं हाथ लगा पा रही है आसाराम बापू पर? देखिए, सबसे पहले प्लीज कोई राजनीतिक स्वरूप मत दीजिए ये मुद्दे को लेके, क्योंकि मैं मानती हूं कि वो दोषी है या निर्दोष है वो कानून और कार्रवाई तय करेगी और 12 दिन हो गए से जल्द होना 12 दिन हो गए। 12 दिन हुए। मैं भी ये प्रश्न चिन्ह उठा रही हूं कि जब एक एफआईआर दर्ज हुआ है दिल्ली में और जब ये घटना हुई राजस्थान में, तो क्यों वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं? क्यों जांच नहीं हुई है? क्यों कार्रवाई नहीं हुई है? ये प्रश्न सिर्फ आपके मन में नहीं चल रहा है, तो ये कानून का सवाल नहीं रह जाता 15 साल ये कानून का सवाल नहीं रह जाता, इंप्लीमेंटेशन का काम राज्य सरकारों का है। ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। देखिए, तो लेकिन आपको वो सरकार को पूछनी चाहिए जहां दर्ज हुआ और वो सरकार को कि जहां हादसा हुआ था। और मैं आपको स्वाभाविक रूप से यही कहना चाहती हूं कि एक लड़की जो 15 साल की है, पहले तो उनके साथ ऐसा शोषण या बलात्कार होता है, उनको क्या हिम्मत लगती है कि वो बाहर आके ये कहें और सबके सामने कहे, और तो भी कोई सहानुभूति नहीं। ये पुलिस जो निकम्मी है और जिस ढंग से उन्होंने ये ये वाइल्ड गूस चेस किया है, मैं बल्कि मीडिया का बहुत अभिनंदन करना चाहती हूं, हर एक चैनल का, क्योंकि जो आपने ये आसाराम जी के पीछे पीछे नहीं गए थे तो हमें शायद पता भी नहीं होता कि वो कहाँ है। और ये जो स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट रहता है कि आज उनकी तबीयत खराब है, हम उनके समर्थक हैं, आप उनके समर्थक हैं तो प्रजातंत्र में विश्वास रखिए विश्वास कि आपके सामने जो आपको पेश करना है, जो आपको कोऑपरेट करना है, शाइना, आप कह रही हैं कि पुलिस निकम्मी है, आप कह रही हैं पुलिस निकम्मी है। दरअसल सच्चाई हकीकत यह है कि पुलिस कठपुतली बन जाती है राज्य सरकारों की, राज्य सरकारों की कठपुतली बन जाती है। उनकी शय के बिना आसाराम बापू या उनके समर्थक इस तरह की गुंडागर्दी नहीं कर सकते थे। संदीप जी, मैं एक प्रश्न चिन्ह उठा रही हूं ये पूरे सिस्टम के ऊपर। हमारे पूरे सिस्टम में ये एक सवाल है कि एक लड़की को न्याय मिले, और वो लड़की को न्याय मिले विदाउट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर। मुझे इतना अफसोस होता है कि जब चैनल्स पे ये चलाते हैं कि उनकी मानसिक संतुलन को लेके सवाल, आपको अफसोस इस बात का भी होता है क्या शाइना? और आपको इस बात का भी अफसोस होता है कि आप ही की वरिष्ठ नेता उमा भारती लगभग क्लीन चिट दे देती हैं आसाराम बापू को? देखिए, और उसके ऊपर भी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद जी ने एक प्रतिक्रिया दी है पार्टी के तरफ से कि व्यक्तिगत राय कोई भी पेश करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन पार्टी की राय ये है कि कानून और कायदे के अनुसार चलें। लॉ एंड ऑर्डर शुड टेक इट्स ओन कोर्स एंड अ स्विफ्ट डिलीवरी ऑफ जस्टिस। चलिए, मैं आपकी बात समझ गया। शक्ति सिंह गोहिल साहब, सीधा आरोप ये लग रहा है कि राजस्थान की सरकार आसाराम बापू को बचाने की कोशिश कर रही है। देखिए संदीप जी, मैं आपको सीधी बात एक करना चाहता हूं कि कोई भी एक्यूज्ड जब कानून तोड़ता है और उसके खिलाफ कुछ नहीं होता है तो धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगता है। आसाराम का मैं आपको एक उदाहरण दूं। अहमदाबाद में जब पत्रकारों के पर हमला हुआ, एक महिला पत्रकार को बुरी तरह से पीटी गई, क्या किया गुजरात सरकार ने? शेल्टर दिया ये जो एक्यूज थे उनको, और कुछ नहीं हुआ। आज सवाल राजस्थान सरकार से पूछे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं उसी पे भी आ रहा हूं, पर मैं आपको उसका थोड़ा इतिहास बताना जरूरी मानता हूं। गुजरात में एक रिटायर्ड जस्टिस का एक कमीशन बना, त्रिवेदी कमीशन। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि क्या आसाराम इतना पावरफुल है कि एक कमीशन हाथ जोड़ के खड़ा है कि आइए बापू आप अपना निवेदन दीजिए, और नहीं हो रहा है। उस कमीशन की रिपोर्ट मोदी सरकार को दे दी गई, आज तक उसको उन्हें पब्लिसाइज नहीं किया, लोगों के आवाम। गहलोत सरकार क्या कर रही है? अशोक गहलोत नरेंद्र मोदी के अच्छे कदम पर चल रहे हैं क्या? कहता हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, आज मैं दोनों बात करता हूं। गहलोत सरकार ने 307 और लूट की सेक्शन लगा के राजस्थान में पहली बार जहां पत्रकारों पे हमला हुआ है एफआईआर दर्ज हुई है। आसाराम बापू कहां हैं? के खिलाफ जीरो, आसाराम के खिलाफ जीरो, मैं यही बता रहा हूं, 0 नंबर से एफआईआर दर्ज हुई दिल्ली में। दिल्ली से जैसे ही कंप्लेंट आई राजस्थान में से वो भाग के कहां गए?
जहां बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश करते रहे। मध्य प्रदेश में समन्स देने के लिए राजस्थान की पुलिस गई, मध्य प्रदेश की पुलिस साथ में थी। बीजेपी के विधायक ने अंदर जाके बात की, 6.5 घंटा पुलिस बाहर खड़ी रही। सूत्रोच्चार किसने किया, नारे किसने लगवाए? बीजेपी के वहां पे एमएलए लग गए थे, आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। बीजेपी के एक वरिष्ठ मंत्री, यानी कि राजस्थान सरकार इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, आप ये कह रहे हैं? नहीं, राजस्थान सरकार अरेस्ट करेगी, काम करेगी, और हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करेंगे। कब? और जो करना है कानूनन कार्रवाई होगी। कब होगी? और हमारी सरकार कब होगी? इनकी मोहलत खत्म हो गई है, आज वहां पे पुलिस पहुंची है। विक्रम सिंह जी, मुझे ये समझाइए, देखिए ये फिर राजनीति होने लगती है, आम दर्शक कंफ्यूज होने लगता है कि हो क्या रहा है। क्या राजस्थान पुलिस, अगर राजस्थान सरकार, लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट सब्जेक्ट, वो राज्य सूची में आता है, आपके खिलाफ वारंट्स जारी हो गए हैं, क्या आपको मध्य प्रदेश पुलिस रोक सकती है या वो सरकार रोक सकती है कार्रवाई करने से? संदीप जी, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी उप संस्कृति में हम मुद्दे से हट करके या तो राजनीति पे आ जाएंगे, या जातिवाद पे आ जाएंगे, या सांप्रदायिकता पे आ जाएंगे। आपका कहना कि दिल्ली में 0 क्राइम नंबर पर अपराध पंजीकृत होता है और उसको जोधपुर भेजा जाता है, इसके अतिरिक्त टीम भेजी जाती है, तो इसमें कौन सी क्रांतिकारी बात हो गई है? ये एक सामान्य कानून व्यवस्था और आपराधिक अनुसंधान की प्रक्रिया है, इसमें कोई किसी ने कृपा नहीं की है। बेहतर यह होता कि हमने आपराधिक अनुसंधान को त्वरित गति से चलाने के लिए जो जन आक्रोश है उसका निराकरण के लिए हमने क्या किया? मीडिया में जो रोज जन चर्चाएं हो रही हैं उसके निराकरण के लिए हमने क्या किया? नहीं, राजस्थान सरकार अगर चाहे तो क्या गिरफ्तार नहीं कर सकती? आसाराम बापू को, चाहे वो इंदौर में ही क्यों ना छिपे हो, जहां पर मध्य प्रदेश में चाहे जहां कहीं हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा विकल्प खुला हुआ है, वहां की राज्य सरकार नहीं रोक सकती? नहीं रोक सकती है। तो ये जानबूझकर राजनीति की जा रही है। ये राजनीतिक खेल में तब्दील हो गया है क्या राजदीप? क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं, राजस्थान में भी चुनाव है और मध्य प्रदेश में भी चुनाव है अगले 2-3 महीने में। देखिए, राजनीति की बू जरूर है, क्योंकि आसाराम जो है, उनके जो समर्थक है उसमें राजनेता भी शामिल है, और वो कांग्रेस के भी है और बीजेपी के भी है। उनको जो जमीन दी गई है राजस्थान में, वो राजस्थान सरकार में ने दी है। उनको जो मध्य प्रदेश और गुजरात में जमीन मिली है, वहां के सरकारों ने दी है। तो ऐसा नहीं है कि आसाराम कोई बीजेपी के भक्त है या कांग्रेस के भक्त है, वो सभी नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं, और जितने भी इस तरह के गॉडमैन हैं, उनके जो समर्थक हैं, हर पार्टी से होते हैं। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव जरूर है कि अगर आप आसाराम को अरेस्ट करते हैं तो उसका लोगों पर क्या फॉलोआउट होगा। लेकिन कानून तो इसके ऊपर होना चाहिए। आप कानून, जब प्रवीण तोगड़िया जो विश्व हिंदू परिषद के नेता है कहते हैं कि वो संत आदमी है, क्या इसका मतलब है अगर संत आदमी किसी क्रिमिनल एक्ट में उनके खिलाफ इतने गंभीर आरोप में एक एफआईआर फाइल हो, आपकी कानूनी प्रक्रिया विफल रहेगी? क्या आप किसी और व्यक्ति को 4-5 दिन देते इस तरह के समन्स के लिए? क्या आप उनको तुरंत नहीं बुलाते? जबकि देश में इतनी बड़ी चर्चा चल रही है विमेन सिक्योरिटी पर, बलात्कार पर, जब एक लड़की, माइनर लड़की कहती है कि उन पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो क्या कार्रवाई तुरंत नहीं होनी चाहिए? मेरा यह कहना है कि राजनीतिक बूझ जरूर है इसमें, लेकिन कानून और राजनीति के बीच में जब लड़ाई होती है तो जीत कानून की होनी पड़ेगी, नहीं तो फिर हम लोकतंत्र में विश्वास ही रखना छोड़ दें। और मैं ये भी कहूंगा संदीप कि ये एक तरह से जो आज आप आसाराम के साथ देख रहे हैं, हमने महाराष्ट्र में कई सालों से भुगता है। जिस तरह से शिवसेना, जो शाइना एनसी की पार्टी के जो समर्थक है, वहां जिस तरह की राजनीति उन्होंने की है, या वेस्ट बंगाल में सीपीएम वालों ने की है, या एनसीपी के लोगों ने, संभाजी ब्रिगेड जो एनसीपी के साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने की है, या कांग्रेस के गुंडों ने कई राज्यों में की है। ये जो गुंडागर्दी चल रही है राजनीति के नाम पर, यही वजह है। और उनको लगता है, वो मैं बार बार कहूंगा कि कानून उन तक नहीं पहुंच सकता। यही वजह है कि आसाराम के सपोर्टर्स को आज लगता है कि भले ही वो कुछ आज करे मीडिया के साथ, उनको कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा एक दिन के लिए अरेस्ट होंगे, दूसरे दिन उनको बेल मिल जाएगी। अभयवर्तक जी, क्या आसाराम जो खुद को संत कहते हैं, बापू कहते हैं, कानूनी प्रक्रिया का वो हिस्सा क्या उन्हें नहीं बनना चाहिए? स्वतः वो आकर क्यों नहीं कहते कि करिए जो कार्रवाई है, मैं तो पाक साफ हूं? इसमें मैं कहना चाहूंगा कि कानूनी प्रक्रिया के लिए हर एक भारत देश का हर एक नागरिक उसके लिए बंधित है। कोई भी व्यक्ति उस कानून के ऊपर नहीं है। चाहे उसने खून किया हो, बलात्कार किया हो, कोई भी आरोप उसके ऊपर लगे तो उसको उस दायरे से जाना ही होगा। कोई भी उसके ऊपर परे नहीं है।
लेकिन एक बात मुझे जो पिछले 10 दिन की न्यूज से देख रहा हूं कि आम आदमी का कहना यह भी है कि मीडिया भी अपने को समझ ले कि मीडिया भी कोर्ट का भूमिका न जताए, अदालत से मीडिया जता रही है। मीडिया अदालत कैसे बन रही है? हाँ, समझाइए इस बात को। ये मैं बताना चाहूंगा कि जी, आसाराम बापू जी के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज होने के बाद उनको समन्स मिला है। समन्स के बाद एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया है बापूजी की ओर से कि मैं हाजिर नहीं हूंगा। कभी वो बीमार हो जाते हैं, कभी उन्हें सूरत में सत्संग पर जाना होता है। कल वो भोपाल एयरपोर्ट पर भागते फिरते दिख रहे थे, आज उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं। किस बात को माने हम? नहीं, वो आप ऐसे नहीं सोच सकते कि एक घंटे के लिए वो जरूर हाजिर होंगे। मुझे आप एक बात बताइए, घबराहट किस बात की है? घबराहट किस बात की है? अबे जी मुझे बताइए, किसी आम आदमी को इस देश में 12 दिन का वक्त मिलता है? मेरा बात पूरा करना देंगे? मेरी बात पूरी करने देंगे तो मैं बताऊंगा। मेरी बात पूरी करने देंगे तो मैं बताऊंगा जी। परम बापू जी ने आसाराम बापू जी है तो वो सामान्य व्यक्ति जरूर नहीं है। उन्होंने अगर 4 करोड़ लोगों की जिंदगी में पूरा परिवर्तन लाया है, उन्होंने उन लोगों को साधना करके उनके बहुत सारे मतलब दुष्कर्म से उनको बचाया है, तो पूजनीय आसाराम बापू जी हमें भी गारंटी है कि वो किधर भी भाग के नहीं जाएंगे, किधर भी नहीं जाएंगे, कानून के लिए जरूर सामने जाएंगे। कब लेकिन जाएंगे? उनके लिए अवसर देना भी एक आवश्यक है। कब जाएंगे? मुझे लगता है कि ऐसा आप नहीं कह सकते। वो आएंगे, उनके भी प्रवक्ता ने कहा है, उनके लड़के ने कहा है कि वो उसके सामने ले आएंगे, लेकिन मीडिया ट्रायल नहीं हो सकता। वो कभी सत्संग में जाना होता है, अगले दिन गुजरात हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर देते हैं, खारिज वापस लेने की बात कहती है हाई कोर्ट, तब वो वापस ली जाती है। फिर वो भोपाल से दिल्ली आने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर इंदौर पहुंच जाते हैं, फिर तबीयत खराब हो जाती है। ये तो कोई सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं दिख रहा है ना आबे जी? मुझे दुर्भाग्यपूर्ण एक बात समझ में आती है कि जैसे परम पूज्य आसाराम बापू के पीछे हम पड़े हैं, आज सांसद में 150 सांसद ऐसे हैं कि जिनके ऊपर रेप के आरोप है। ऐसे 24 घंटे उनके पीछे पड़ेंगे ना तो वो ज्यादा अच्छा होगा। बापूजी किधर भाग के नहीं जाने वाले हैं, वो निर्दोष है तो वो है नहीं है, सब न्यायालय में जरूर साबित होगा। लेकिन 4 करोड़ लोगों को जिस व्यक्ति ने 4 करोड़ लोग हों या 40 करोड़ लोग हों, उनकी तस्वीर को आप धक्का नहीं पहुंचा नहीं, ये 4 करोड़ और 40 करोड़ का इस प्रकार से उनको अन्याय नहीं किया जा सकता। ये संख्या बताने का क्या मायने? मतलब आपके अगर 4 करोड़ अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, या 40 करोड़ भी हैं, क्या आपको बलात्कार की इजाजत होती है? बिल्कुल नहीं है। किसी ने नहीं कहा है कि इनको इजाजत है, किसी ने भी नहीं कहा है कि इनको इजाजत है। समय दीजिए, कानून भी अपने काम करेगा ना। कानून की निगाह में सब बराबर होते हैं। आम आदमी को इतना वक्त मिलता है जी? ईमानदारी से बताइए, आम आदमी को ये वक्त मिलता? बताइए कि अभी आपने जो चर्चा की जी, अभी आपने चर्चा की, हमने देखा कि राजस्थान की सरकार है, वहां पे एमपी की सरकार है। आप एक आम आदमी की सोचिए, क्यों राजस्थान के पुलिस ऑफिसर्स बापूजी के आश्रम में नहीं पहुंचे, उनकी तहकीकात क्यों नहीं की? बापूजी ने तो कभी भी इनकार नहीं किया था। अभी भी वो बोल रहे हैं कि इंदौर आश्रम में आए, मैं तहकीकात के लिए तैयार हूं। इसमें कुछ ना कुछ तो राजनीति जरूर है इनके ऊपर। आप कह रहे हैं राजनीति जरूर है। शाइना, आप जोड़ना चाह रही थी कुछ? मुझे मालूम नहीं है। शाइना इनसे कुछ जोड़ना चाह रही है? देखिए, मुद्दा श्रद्धा और भक्ति की नहीं है। श्रद्धा और भक्ति अपनी जगह है। यहाँ मुद्दा है कि जो एक लड़की के साथ शोषण हुआ है या बलात्कार हुआ है, हम सब जानते हैं कि सबसे अहम है 40 से 45 घंटे। वो तब आपके पास एविडेंस और जो प्रोसीजर्स आपको अपनाना है वो सबसे अहम है। यहाँ तो 12 दिन तक कोई कार्रवाई भी नहीं होती है और हम रुके हैं कि वो कब आएंगे चर्चा करने, वो कब आएंगे तहकीकात करने, वो कब आएंगे ताकि कोई सक्रिय रूप से कोई कदम उठा सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस लड़की के साथ ये मानसिकता में जिस ढंग से उनके साथ ये हुआ है, तो उनकी मानसिकता और उनके परिवार के साथ क्या हो रहा था, क्या हमने इसके बारे में सोचा है जी? कि वो 15 साल की लड़की और उनके पिताजी और उनके माताजी जो हर मिनट वो भुगत रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं, तो जो आसाराम जी को लगता है कि ये एक साजिश है, तो जाइए पुलिस के सामने,
तहकीकात होने दीजिए और जो सच है सबके सामने सच आएगा। शक्ति सिंह गोयल साहब, जिस ढंग से भाग रहे हैं और फिर आप बोल रहे हैं कि मैं बीमार हूं और फिर समर्थक बोल रहे हैं कि बाद में, और वो आएंगे जब आएंगे, और तब तक ये मीडिया चेस चलते रहेगा। मीडिया के द्वारा पता चलेगा कि आज वो यहाँ है, कल वो वहां है, उनके समर्थक ये बोल रहे हैं, लड़की के प्रति ये प्रतिक्रिया। मैं आपकी बात समझ गया। शक्ति सिंह गोयल साहब, मेरा बिल्कुल सरल सा सवाल है, क्या आसाराम कानून से ऊपर हो गई? देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो मैं साइना जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अब जाके बीजेपी में कुछ लोग तो हैं जो सच बोलते हैं, और असल में 3 दिन तक पहले शुरू में जो भी बीजेपी के प्रवक्ता आए साइना जी, वो आसाराम की ब्रीफ पकड़ के आए थे और इतना उछल के बोल रहे थे। और इसीलिए मैं कहता हूं, आपके पोस्टर बॉय को जब लगा कि ये देश में मेरे को नुकसान हो जाएगा, आसाराम की वोट बैंक से भी देश की वोट बैंक बड़ी है, तब जाके उन्होंने कहा कि इसको नहीं बचाना है। आपने जो कहा, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। शक्ति सिंह गोयल साहब, ये आप ही की सरकार है, कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार, जिसने पॉक्सो जैसा एक बहुत ही सख्त कानून बनाया ऐसे अपराधों के लिए। आप ही की सरकार ने पॉक्सो लाया और आप उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं। शक्ति सिंह जी, इम्प्लीमेंटेशन कहां है? और जरूर होगा संदीप जी। मैं आपको कहता हूं कि कांग्रेस कभी वोट बैंक की पॉलिटिक्स ऐसे मामले में नहीं करेंगे। वो जो लड़की है उसको न्याय मिलना चाहिए, और इसके लिए मैं आपको कहता हूं कि कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे कंप्लेंट दर्ज हुई, तुरंत आप देखिए भाजपा की जहां सरकार है वहां भाग के आसाराम गए। और आज का ही आप एग्जाम्पल ले लो, वहां की पुलिस ने मध्य प्रदेश की क्या कहा कि इंदौर में आसाराम नहीं है। क्या ये मध्य प्रदेश की सरकार, हम कोई फेडरल स्ट्रक्चर में जीते हैं? मेरे साथ यहां पर ऐसे शख्स बैठे हैं शक्ति सिंह जी, जो देश के सबसे बड़े सूबे के डीजीपी रह चुके हैं। वो साफ कह रहे हैं ये कोई अड़चन नहीं है, राजस्थान पुलिस, राजस्थान सरकार कार्रवाई करना चाहे तो कर सकती है। और मैं करता हूं कि वो करेंगे। कब? सवाल वही, कब करेंगे? पूरा देश देख रहा है, 12 दिन से ये तमाशा देख रहा है देश, 12 दिन से ये देश तमाशा देख रहा है इतने संवेदनशील मुद्दे पर। देखिए, सबसे पहले से ट्रेंड बीजेपी का क्या स्टैंड था? अगर राजस्थान से वो क्यों भागे और गए तो किस स्टेट में गए? बीजेपी रूल स्टेट में। और जो बैकअप भी देना था, एक समन्स देना था हर स्टेट का। ये डीजीपी, फॉर्मर डीजीपी साहब से उनसे भी पूछ लीजिए कि जब कोई गुनहगार के लिए एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में जाती है, बैकअप उसी स्टेट का मिलता है, वहां की पुलिस की जिम्मेवारी बनती है साथ देने की। जब समन्स लेके राजस्थान पुलिस गई, मध्य प्रदेश पुलिस ने 6.5 घंटे एक तोहमतदार, एक एक्यूज को समन्स देने के लिए बाहर इंतजार करना पड़ा। शक्ति सिंह जी, और बीजेपी के एक विधायक, शक्ति सिंह जी, ये आरोपों की झड़ी तो आप लगाते रहेंगे, रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे विक्रम सिंह जी? जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीआरपीसी के और पुलिस रेगुलेशन के प्राविधान में अगर बाहर की पुलिस जाती है अपने स्टेट में भी किसी दूसरे जनपद में या दूसरे स्टेट में, तो थाने की, संबंधित थाने की जीडी में अपनी एंट्री करती है और अपनी कार्रवाई को संपादित करती है। वो स्थानीय पुलिस की किसी प्रकार की मोहताज नहीं होती है कि वो कोऑपरेट करे तब हम आगे बढ़े, कोऑपरेट न करें तो हम हाथ में हाथ धर के बैठे रहें। ऐसा नहीं होता है। ये तो पहले आप वाला ये खेल बता रहे हैं कि नहीं पहले राजस्थान करेगा, नहीं मध्य प्रदेश करेगा, और आसाराम जी केवल जीडी में एंट्री, जनरल डायरी में एंट्री करके आप अपनी कार्रवाई आगे संपादित कर सकते हैं। और कितनी बार ऐसे हुआ है, यूपी की पुलिस ने जाके कलकत्ता में एनकाउंटर्स किए हैं, कलकत्ता की पुलिस ने आकर के दिल्ली में किया है, दिल्ली की स्पेशल ब्रांच ने पूरे हिंदुस्तान में जाकर के कार्रवाई की है आपके सामने। लोगों को कंफ्यूज करने का तरीका है क्या ये, कि लोग समझ ना पाए जिम्मेदारी किसकी? नहीं, इसमें कंफ्यूजन कोई बात नहीं, लॉ बिल्कुल साफ है। आपको जो कार्रवाई, नहीं, जो ये दावे किए जा रहे हैं यहां पर, ये लोगों को कंफ्यूज करने के लिए है। कंफ्यूज करने के लिए ये बिल्कुल एक एस्केप रूट है, ये एक एस्केप रूट है लोगों को कंफ्यूज, क्योंकि लॉ बिल्कुल स्पष्ट है। वो पूरी छूट स्थानीय पुलिस को देती है विवेचना करने की और पूरी कार्रवाई करने की। किसी प्रकार की कोई मोहताजी स्थानीय पुलिस की नहीं है, केवल एंट्री और जानकारी देना उनका काम है, एंट्री और जानकारी। और ब्रेक में जाने से पहले राजदीप, एक आखिरी सवाल जिसे ब्रेक के बाद मैं और तफसील से आगे बढ़ाना चाहूंगा। आपने इशारा किया था कानून की नजर में सब बराबर हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा है। ये भारत के लिए, हमारे प्रजातंत्र, हमारी जमहूरियत के लिए
ये जो कुछ हो रहा है पिछले 12 दिन से कितना बड़ा एक खतरे का संकेत साबित हो सकता है? सर, ये आज हो रहा है संदीप जी आसाराम के खिलाफ, लेकिन आप हमारे एमएलएस देखिए, हमारे एमपीज देखिए। इस समाज में अगर आपके पास ताकत हो तो आप एक तरह से कानून आपके शिकंजे में कर सकते हैं। ये हमने देखा है। अगर बड़े नेता हो और आपके खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस हो तो आप सीबीआई को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आप बड़े नेता हो और आपके जो समर्थक हैं इस तरह की गुंडागर्दी करें तो उनको तुरंत बेल मिल जाएगी। तो आज आसाराम की बात है संदीप जी, कल किसी और नेता की होगी या किसी और व्यक्ति की होगी। सवाल यह है कि क्या हमारे देश में दो तरह के कानून रहेंगे, एक आम आदमी के लिए और दूसरा खास आदमी के लिए, एक वीआईपी के लिए और एक आम नागरिक के लिए। जब तक हम इस